हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम फिर एक नए पीवाई के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम लोग एपी जीपी एचपी एक्सेट्रा पढ़ते हैं और हम प्रीवियस ईयर्स आए हुए एनडीए में आए हुए क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे हो कि चैप्टर वाइज पीवाई क्यू फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो इसमें से आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको कैसे समय बचा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखोगे 80-90% क्वेश्चन वर्बली बन जाएगा बिना कुछ पेन का यूज किए, और कितना समय बचा पाओगे और औरों को बिछाड़ पाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में पेन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा। वर्बली जवाब दे सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो उसकी प्रैक्टिस करना है, आदत डालना है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो मेरे साथ चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलो सीखते हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इफ एक्स 3/2 कामा जेड आर इन एपी, ठीक है, एक्स 3 जेड आर इन जीपी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन एचपी। तो इसमें से कौन सा एचपी में होगा? अगर ये एपी में है, ये जीपी में है, तो इनमें से कौन सा एचपी में होगा? तो आपको क्या करना है, वर्बली कैसे करोगे। अब इतना तो बेसिक कंसेप्ट पता होगा। अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b = a+c होता है। जीपी में होते हैं तो b² = ac होता है। एचपी में होता है तो मिडिल टर्म b = 2x AC / a+c। तो अब ये जब एपी में है तो 3 = x+z हो जाएगा, और जीपी में है तो 3² = x×z हो जाएगा। अब चेक करते हैं वन बाई वन ऑप्शन। तो अगर ये एचपी में हो तो 6 = 2 टाइम्स ऑफ xz डिवाइडेड x+z, तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू जेड, तो 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई x+z। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो 18 डिवाइडेड बाई 3 6 विल बी द आंसर। तो ये 6 एचपी में हो गया। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी ये आपको आपको जो है वर्बली नहीं समझ में आया होगा। मैं एक बार बताता हूँ आपको कैसे हो गए। ये पता होना चाहिए कि ए बी सी अगर ये एपी में है तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2b = हो जाएगा a+c, अगर एपी में है। अगर जीपी में है b² = ac, अगर जीपी में है। और एचपी में है तो इस केस में b = हो जाएगा 2 AC डिवाइडेड बाई a+c। ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा, कितना आपको ये इसका आइडिया होगा, ठीक है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे इसको। तो अगर एचपी में होंगे तो 6 = हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x×z डिवाइडेड बाई x+z, ये होना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये एपी में है तो इससे क्या मिल रहा है कि 3 = क्या हो जाएगा, ट्वाइस द मिडिल टर्म, 3/2 का डबल किया, 2b = a+c, तो 3 = हो जाएगा x+z। और ये जीपी में है ये वाला, तो b² यानी 3² का मतलब 9 = x×z। अब जैसे x+z यहाँ डालोगे, x+z नीचे डालोगे 3, और यहाँ पर x×z यहाँ 9 डालोगे, तो सीधा आ जाएगा 2 × 9 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट विल बी 6 which is equal to लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर 6 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xz डिवाइडेड x+z। तो यहाँ पर x×z यहाँ पर इससे मिल जाएगा, जीपी में है तो 3² = xz, यानी 9 = xz, ये 9 हो गया, ये मैंने मन में कर लिया। और x+z आपको इससे मिलेगा ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द टू बिकॉज दे आर इन एपी। तो यहाँ पर 3 = 3/2 का डबल करोगे 3 = दिस प्लस दिस, तो नीचे आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 2 × 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x+z दैट इज 3, तो 18/3 6। तो ये मिल गया। अब जब पहला ही ऑप्शन मिल गया तो हम बाकी का चेक करके क्यों समय बर्बाद करेंगे। अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा चेक करते। तो यहाँ पर 4 = क्या लिखते, 2 टाइम्स ऑफ x×z डिवाइडेड बाई x+z। अगर 4 आ जाता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर, जो कि नहीं आएगा बिकॉज इसमें आ चुका है। तो यहाँ पर सम आपका 3 = x+z और 3² यानी 9 = x×z जीपी में ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो उसी के अनुसार टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया। तो बस चेक करना है वर्बल, पेन का यूज करना नहीं। पेन को तो हम समझाने के लिए यूज किए हैं। अब पहले आंसर इसका मैंने जवाब वर्बली दे दिया मन में कैलकुलेट करके, अब ये से ट्राई करो, समय बचेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या है कि इफ टी आर रिप्रेजेंट द r टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, r = 1 2 3 फॉर सम डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर m and n where tm = 1/n
n and tn equal to 1 by m, then t m into n। अब इसको हम जनरल मेथड यूज करेंगे कि पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, ए डी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट टर्म विल बी वेस्टेड। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सिंपल एपी मान लेते हैं। जब सिंपल एपी मानने की बात करेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 5 ये सबसे सिंपल एपी होती है। जीपी अगर मानना है, कभी एज्यूम करना है तो 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसे मान लो, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो हम मान लेते हैं इस केस में कि यहाँ पर 1 2 3 में हम पहला टर्म हम t1 को ले लेते हैं 1, ठीक है, तो 1 को हम m मान लिया और t2 को ले लेते हैं 2 ले लेते हैं सेकेंड टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर m तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो t1 इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर t2 इक्वल टू हो जाएगा 1/1 हुआ। अब t m इंटू n, तो कि m को वैल्यू 1 लिया और n की वैल्यू 2 लिया, तो t2 इक्वल टू 1 आ ही चुका 1/1, तो 1 दिस विल बी द आंसर। अभी आपको अभी समझ नहीं आया होगा, हम अभी आपको समझाते हैं, देखिए कैसे किया मैंने वर्बली। तो जैसे कोई सिंपल एपी 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई ले लिया, और इसमें हम m इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, 1 कुछ भी ले सकते हो, और n इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म 2 ले लिया। अब इसके अनुसार t1 m इक्वल टू 1 लिया, t1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, t1 इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू क्या है 2, और t2 n2 लिया, t2 इक्वल टू 1/m, m की वैल्यू क्या है 1 लिया, पहला ही टर्म लिया, ये m ले लिया है n ले लिया, है ना, ये लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देते, चलो ये m ले लिया और ये n ले लिया। तो t1 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिला, m की वैल्यू 1, t1 इक्वल टू 1/n लिया है तो 1/2, और t2 इक्वल टू 1/1, क्योंकि m की वैल्यू मैंने 1 लिया 1/, तो यहाँ पर ये t1 t2 मालूम हो गया। अब पूछा जा रहा है ये, तो t1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 वैल्यू ऑलरेडी 1/1 इक्वल टू 1, यही मैंने माना कल। m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 लिया, तो t1 इंटू 2 t2 पूछा जा रहा है, t2 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। जब आप इसको फर्स्ट टर्म को हम m मान लिया, सेकेंड टर्म को n मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर t1 का फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, tn है 1/2 है 1/n है, और t2 n की वैल्यू 2 लिया 1/1 तो t2 1/1 आ गया, उधर भी t2 ही आ रहा है, तो t2 इक्वल टू 1। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू इट वर्बली, इसमें पेन का कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको कैसे किया, एक कंसेप्ट बता रहे हैं, सिंपल मान लो mn की वैल्यू अजाइन कर दो और इसमें रख दोगे आ जाएगी, फिर उसमें रख दोगे mn की वैल्यू तो अपने आप निकल आएगा, t2 के बराबर आ जाएगा, आना ही पड़ेगा, कुछ भी ले लो। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, ठीक है, देन सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, देन द जीपीज। तो अब देखो इसमें सेकेंड टर्म यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर नहीं है 2, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, इन तीन में कोई हो सकता है। अब क्या है कि सम अप टू इन्फिनिटी अगर 8 है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म इन केस ऑफ कॉमन रेशियो हाफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस सीरीज का कॉमन रेशियो हाफ है, 1/2 है, तो इसका सम अप टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का 2 गुना, पहला टर्म 8 है तो उसका 4 है तो उसका 2 गुना करो 8, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। जिस जीपी का कॉमन रेशियो अगर आधा है, r की वैल्यू 1/2 है मान लो, तो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो a डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2a, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म किया, इसका कॉमन रेशियो हाफ है 1/2 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म आ जा रहा है 2a आ रहा है, जो कि 8 के बराबर है, सम अप टू इन्फिनिटी 8 आ जाएगा, तो एज द फर्स्ट टर्म। बाकी के केस में ऐसा नहीं, इसका कॉमन रेशियो 1/5 है, इसका कॉमन रेशियो 1/4 है ना, अगर कॉमन रेशियो हाफ होता है तो देखो यहाँ पर ट्वाइस द फर्स्ट टर्म होता है, जो कि इसमें मैच कर रहा है, सेकेंड टर्म 2 है और सम ऑफ टू इन्फिनिटी इज ट्वाइस द फर्स्ट टर्म बिकॉज कॉमन रेशियो हाफ, व्हिच इज मैचिंग विद द क्वेश्चन। तो ये वर्बल है, ये चीज पढ़े होगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी आर जीपी आर एचपी देन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। तो ए बी सी अगर हम लोग ए पी में मान लेते हैं तो उसका लिए ए पी में क्या होगा,
ए माइनस बी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, तो डिवाइडेड करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा पहला। तो इसमें से 1 नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो इन दोनों में ही कोई एक हो सकता है ना, इन दोनों में हो सकता है। क्योंकि अगर देखिएगा ए बी सी तो वर्बल हो रहा है, 2 रिजेक्ट हो गया, अगर ए पी में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो इस केस में बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू मान लो सी माइनस बी, तो डिवाइड करोगे बी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, इट इज इक्वल टू 1, और माइनस से कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होना पड़ेगा, या सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड करो, फिर बात वही हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो इसके अनुसार हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के 1 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एपी में है तो ये वाला चीज दिस बाई दिस 1 होना ही पड़ेगा, वर्बल हो जाएगा। तो इन दोनों में है तो ये 2 रिजेक्ट हो गए, ये 2 तो नहीं होंगे, इन दोनों में होगा। उसके बाद फिर अगला क्या कह रहा है कि दे आर इन, अगर जीपी में है तो फिर ए बाई बी आएगा। जीपी में होंगे तो सबको पता है, सबको पता है, इसको मिटा सकता हूँ, चलो। अगर जीपी में होंगे, ये अगर अब जीपी में होंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो सेम रहेगा इसको, तो बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई बी। ठीक है, हमको चाहिए ए माइनस बी, तो हम क्या न करें, इसमें से हम -1 घटा दे दोनों तरफ, तो ये रिजल्ट, ये टर्म आ जाएगा, घटाते हैं, चेक करते हैं, इज -1 किया दोनों तरफ, तो ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पर b माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी। पूछा क्या जा रहा है, a माइनस बी डिवाइड बी माइनस सी, साइन माइनस कॉमन ले लेना, वही बात हो गई, दोनों तरफ माइनस माइनस कॉमन पलट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, इधर b माइनस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू a बाई बी, है ना। तो यही मैच कर जाएगा, तो ये a बाई बी आना चाहिए जीपी में है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों में। अब फाइनल एचपी वाले में ही डिसाइड होगा, क्योंकि एचपी में होंगे तो यहाँ पर या तो ये होगा a बाई सी आएगा तो ये जवाब देंगे, सी बाई आए तो ये जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो अब हम बात करते हैं, अगर ए बी सी इधर चेक करते हैं, चलो ए बी सी अगर ये एच पी में होंगे तो वेल अंडरस्टूड है कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी वो ए पी में होंगे, और ए पी में होंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है सेम होता, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। अब इधर आप क्या करोगे, ए बी एलसीएम ले लेते हैं, तो a माइनस बी आ जाएगा, उधर आपका बी सी एलसीएम ले लोगे तो b माइनस सी आ जाएगा। अच्छा b तो कैंसिल हो जाएगा, अब इधर लिख सकते हो a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू इधर a बाई सी आ जाएगा, ये b कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इस केस में जब आप ये कैंसिल हो जाएगा b दोनों तरफ, तो आपका a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी यहाँ पे लाए, इधर a ऊपर a बाई सी। अब यहाँ पर देखिएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी जो पूछा जा रहा है वही चीज़ यहाँ पर है ना। तो इस केस में तो हमारे पास a बाई सी के बराबर हुआ, तो a बाई सी किस में है, सी में है, ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बोलो कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो यहाँ पर इसमें हमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाला पहला एपी में है तो आपका दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होता है, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जीपी में होंगे, जब जीपी में होंगे तो आप कॉमन रेशियो करोगे, ये टर्म लाने के लिए -1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका देखिएगा वही चीज़ आ गई, तो ये मैच कर गया। फिर एचपी में होंगे तो उसको कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल करके एपी में बनाया, एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर किया तो वो टर्म आ गया। तो इस पर्टिकुलर में अगर पेन का यूज करना पड़ रहा है, बाकी के क्वेश्चन में अभी तक फिलहाल नहीं करना पड़ा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी आर मेकिंग यूज ऑफ द पेन अ मार्कर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, इसमें बताओ भाई क्या करेंगे, कह रहा है इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट, if an infinite GP has the first term x and sum 5, then which of the following is correct। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी पढ़ाएं कि सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, है ना। तो फर्स्ट टर्म x है एंड सम 5 है, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यही तो बात हुआ। इन एन इनफाइनाइट जीपी has the first term x and sum 5, then which of the following। तो ये पता होना चाहिए कि सम अप टू इन्फिनिटी का फार्मूला पढ़े होगे, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर तभी हो जाए जब कॉमन रेशियो जो है वो -1 से 1 तक हो, यानी दिस शुड बी स्मॉलर देन 1।
क्योंकि कामा रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा तभी सम अप टू इन्फिनिटी विल डिफाइन, मेक इट ए नोट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 1 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, है ना। तो r 1 माइनस x/5 इज इक्वल टू हो जाएगा r। अब r की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करना चाहिए, तो गो थ्रू ऑप्शन। अगर हम -10 से कम डालेंगे तो +10 -10 से कम डालेंगे तो r की वैल्यू क्रॉस कर जाएगी लिमिट को -1 से 1 को। अगर हम इसको डालते हैं -10 से 0 के बीच में, -10 डालोगे तो +10 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। 0 से 10, 0 डालोगे तो 1 चलेगा, 10 डालोगे तो फिर आपका 2 में से -1 से 1 तक चलेगा, तो दिस द ओनली ऑप्शन, ये चलेगा। और 10 से अधिक डालोगे, 20, 30, 40 डालोगे तो भी उसका निगेटिविटी बढ़ जाएगी, -2 से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, जब x की वैल्यू हम यहाँ से 0 से 10 तक वेरी कराएंगे तभी r की वैल्यू यहाँ -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी। दिस द ओनली करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है यहाँ पर, क्योंकि अब इसकी वैल्यू -1 से 1 तक करके इनइक्वालिटी सॉल्व करो या फिर ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो कि किसकी वैल्यू विद इन द लिमिट रहती है, क्योंकि ये पता है सम अप टू इन्फिनिटी तभी डिफाइन होगा, ठीक है। उसका फार्मूला फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस आर होता है, जहाँ पर कॉमन रेशियो -1 to 1 होता है, ये आपको पता होगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो यही चीज मैंने अप्लाई किया, सम अप टू इन्फिनिटी 5 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म x दिया है, कॉमन रेशियो का देख लेना है, कॉमन रेशियो कार की वैल्यू निकालो, है ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में 1 माइनस आर तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिस, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आता है, इसको इधर घटाओ और उधर ले जाओ। अब देखोगे आर की वैल्यू -1 से 1 होने के लिए यहाँ पर एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम डाल सकते हैं, तो इंटरवल डाल के चेक करो या फिर सॉल्व करोगे, इसकी लिमिट कर दो -1 से 1, इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, चेक करो जो आपका आर की वैल्यू विद इन द लिमिट दे दे, विद इन द लिमिट मतलब -1 से 1 तक दे, ठीक है। इस एक्स के लिए वही आंसर होगा, बाकी में वैलिड कर रहा है, सिर्फ सी करेक्ट है आंसर, वही वैलिड है, वही फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि द सम ऑफ द सीरीज दिस इज, है ना, अप टू डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, तो सम ऑफ द इन्फिनिटी क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड 1 माइनस आर, 1 माइनस इसका अल्टरनेट टर्म निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव है तो कॉमन रेशियो माइनस होगा, तो यहाँ पर -1/3 होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1/3 का मतलब 4/3, तो 9 बाई क्या हो जाएगा, 9/4, 9/4 दिस विल आंसर। हो गया वर्बल। अभी हम तो सम इन्फिनिटी क्या किया, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर अभी बताएं, तो a का मतलब 3 डिवाइडेड 1 माइनस -1/3 कॉमन रेशियो -1/3, यही मैंने कैलकुलेट कर लिया था मन में, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 1/3, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला गया, तो 9/4 दिस विल इज आंसर। यही मन में आप भी कर सकते हो, आप बताओ करके देखो, a 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस और कॉमन रेशियो -1/3 है, तो 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/3, तो नीचे आपका 4/3, 3 नीचे चला गया तो 9/4। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। इसको देखो वर्बल कैसे करेंगे, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको ढूंढना है, क्वेश्चन है आंसर है इसका nth टर्म, तो 1 डालेंगे तो पहला टर्म 25 आना चाहिए n की वैल्यू, जैसे 1 डालोगे तो ये आपका क्या करेगा, -5 देगा, नहीं देगा। इसमें 1 डालोगे तो ये आपका पॉजिटिव कर देगा, 25 ये दे सकता है ना। और डालते हैं, इसमें 1 डालोगे तो ये भी आपका 25, और आपका 1 डाला तो इधर आपका माइनस से भी दे दिया, माइनस का दिया, ये भी नहीं चलेगा। इसमें अगर डालते हैं 1 तो ये 0 गया, 25 से भी गया, तो पहला और चौथा दिया, सॉरी दूसरा और चौथा दिया n इक्वल टू 1 डालने पर, जो 25 ये दे रहा है और ये दे रहा है। अब जैसे n इक्वल टू 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो -125 देना चाहिए, जैसे अगर 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव कर दिया, तो ये तो नहीं चलेगा, इवन पावर हो जाएगा -1, तो रिजेक्ट हो गया, माइनस आना चाहिए। इसमें डालते तो n की वैल्यू जब 2 डालोगे तो -1 का पावर 1 तो माइनस देगा, और 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो आपका -125 दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे n इक्वल टू 1 डाला तो ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, दोनों 25 नहीं दिया, ये 25 दिया और ये 25 दिया, और जैसे n इक्वल टू 2 डाला तो ये रिजेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव के साथ मैच कर रहा है, तो n इक्वल टू 2 डालने पर -125 इज आपको सेकेंड टर्म, 3 डालोगे थर्ड टर्म आएगा, है ना।
तो पहले दूसरे टर्म से काम हो जाएगा, तीसरा कभी नहीं डालना पड़ता है। पहला चेक कर लो, अगर दो ऑप्शन मिल गए तो n इक्वल टू 2 डालोगे, एक यूनिक आंसर मिल जाएगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू इट वर्बली। तो वर्बल मैंने किया तो आप भी वर्बल कर सकते हो। बताया ना 80-90% क्वेश्चन वर्बल बन ही जाते हैं, आप करते रहिए, देखिएगा ये PYQ आए हुए क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से उठा के रख दिया। तो आप भी कर सकते हो, इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कह रहा कि नंबर्स 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 टर्म्स नेसेसरी कांजुगेटिव। अरे 3 कांजुगेटिव टर्म होंगे तो इसमें से ओनली 1 AP होगा, कांजुगेटिव होंगे तो AP होगा नहीं। मोर देन 1 बट फाइनाइट नंबर ऑफ AP होगा ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ AP, ठीक है, ये भी AP होगा ही नहीं। तो बातें कर फाइनाइट नंबर है GP 1, 5, 5 स्क्वायर GP हो रहा है, या रेसिप कर दो कि 25, 5, 1 इंक्रीजिंग GP या डिक्रीजिंग EP, 1, 5, 5 स्क्वायर GP एंड 1, 5, 5 स्क्वायर मतलब 25, और या 25, 5, 1 वो रिवर्स कर दो तो उसका काम रेशो 1/5 हो जाएगा, तो 2 GP हो जाएंगे, क्योंकि अगर कॉन्जुगेटिव है ना। तो इस केस में कुल मिला करके प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या करोगे, कह रहा सम ऑफ P प्लस Q एंड Q माइनस P टर्म आर इन AP इज इक्वल टू। तो इसमें फिर वही सिंपल AP मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर P माइनस Q का रहा तो P की वैल्यू बड़ी मान लो, P की वैल्यू 3 मान लो, तीसरा टर्म जो है वो 3 है, वो P है, और सेकेंड टर्म जो आपका Q ले लिया है ना। तो P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो P प्लस Q तो 3 प्लस 2 5 हो गया, चलो 5 हो गया, और P माइनस Q 3 माइनस क्या करोगे 2, तो फर्स्ट टर्म तो 1 और 6 हो गया, 6 हो गया तो 5 प्लस 1 6 है ना, क्योंकि द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू, तो 6 होगा तो 2P, P का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 6 टाइम बराबर होगा, तो दिस विल द आंसर। वर्बल हो गया। देखिए मैंने क्या लिया, सिंपल AP ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ले लिया। P की वैल्यू मैंने जानबूझ के 3 लिया, Q की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, क्योंकि अगर हम P की वैल्यू 2 लेते, Q की वैल्यू 3 लेते, तो P 2 माइनस 3, तो निगेटिव टर्म तो निगेटिव होता नहीं, कोई टर्म होगा तो काउंटिंग नंबर होगा, पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए मैंने P माइनस Q ये बड़ा ले लिया, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सम ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 2 प्लस 3 क्या हुआ, P प्लस Q 5, तो ये टर्म और P माइनस Q का मतलब 1 टर्म फर्स्ट टर्म ये, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हुआ, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हुआ, है ना। द सम ऑफ P प्लस Q, जैसे किया मैंने P हो गया, ये हो गया P, कलर चेंज कर देते हैं इसको, ये वाला हो गया P और ये वाला हो गया मान लो Q, ठीक है। तो P प्लस Q 2 प्लस 3 5 हुआ टर्म, और P माइनस Q यानी P माइनस Q का मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, 3 में 2 गया P1, तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये 6 हो गया। अब ये 6 आया तो 6 किसके बराबर है, 2Pth टर्म, P की वैल्यू 3 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी 6 टर्म के बराबर है, तो 6 टर्म, क्योंकि ये AP है, AP का ये मैंने Qth टर्म ले लिया, Pth टर्म ले लिया, है ना। तो इस केस में P प्लस Q का टर्म 5 आया, और P माइनस Q का मतलब 3 माइनस 2 1 फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, तो ये 1 आया तो 5 आया, जो कि क्या हुआ, जो कि 2Pth टर्म के बराबर है ना। तो 2Pth टर्म 2 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 6 टर्म के बराबर, ये सिंपल AP ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा, और एजाइन कर दिया, ये टर्म को एक को P और Q, P वाले को बड़ा ले लिया क्योंकि P माइनस Q है, क्योंकि टर्म निगेटिव होता नहीं, इसे बड़े में छोटा घटाओगे तो 3 में 2 घटाओगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म और दूसरा और तीसरा टर्म का सम, दूसरा तीसरा टर्म का 5 और पहला टर्म इसके अनुसार आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा T 3 माइनस 2, है ना, 3 प्लस 2 है 2 प्लस 3 के, चलो इसको P तो 3 लिया तो इसे ले लिया 3 प्लस 5 हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा T इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो वही ऐड कर दिया 5 प्लस 1, ये 5 है, 5 प्लस 1 6, और जो 6 आया वो क्या है कि 2Pth टर्म के बराबर है, यानी 6 टर्म के बराबर है, क्योंकि P वैल्यू 3 लिया तो दिस, तो वर्बल है, तो सिंपल AP ले करके एज्यूम कर लो और चेक कर लो कौन सही होगा, पहले मिल गया तो बाकी का चेक करने का आवश्यकता नहीं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म्स हुज सम इज दिस। अब फोर्थ टर्म में हमें क्या करना होगा, पहले
4 टर्म का सम में पहले 3 टर्म का, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स व्हिच सम इज दिस। तो 4 टर्म निकालने के लिए, अच्छा एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई सम ऑफ n टर्म क्वाड्रेटिक है n स्क्वायर प्लस bn, तो एपी का होता है उसका कॉमन डिफरेंस ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर कोफिशिएंट है तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, और पहला टर्म n इक्वल टू 1 डालोगे तो पहला टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2। तो चौथा टर्म लिखोगे तो t4 इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म 2 प्लस हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 2 तो 8, तो 2 प्लस 6 8, दिस विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर इस केस में मैंने क्या किया, ये Sn जो है Sn इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर प्लस n, तो ये अगर क्वाड्रेटिक होता आपको पढ़ाए होंगे, Sn इक्वल टू होता है an स्क्वायर प्लस bn। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज ऑफ द फॉर्म दिस, देन इट हैज टू बी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP ओनली, है ना। तो और उस AP का कॉमन डिफरेंस जो d होगा वो 2 टाइम्स ऑफ a, और फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 डालोगे तो पहले टर्म मिलेगा। तो जैसे मैंने देखिएगा n इक्वल टू, चलो कॉमन डिफरेंस बात कर रहे हैं, तो n स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो कॉमन डिफरेंस d क्या हुआ इसका 2 हो जाएगा। n स्क्वायर कोफिशिएंट 1 का डबल करोगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 2, और S1 इक्वल टू ही T1 है, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, फर्स्ट टर्म ही T1 हो जाएगा। 2 डालोगे तो पहले 2 टर्म का सम होगा, लेकिन 1 डालने से पहले 1 टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ T1, तो वर्बल है इक्वल टू 2, है ना। ये मल्टीप्लाई करिए n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपको वर्बली आ गया, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 का डबल किया d इक्वल टू 2 हो गया, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, और पहला टर्म n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1, वही वर्बल पता चल जाएगा 2 आया। अब चौथा टर्म निकालना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात, T4 वर्बल आ जाएगा, क्या होता है a का मतलब 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2, ये तो सबको पता होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो पहला टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम, रख देना, तो दैट विल बी राइट। तो कांट यू डू इट वर्बली। अब आपको कोई भी टर्म निकालना होता है, जो फार्मूला पढ़ते होता है Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई टर्म निकालना है तो आपको पहला टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, पहला टर्म आपको n इक्वल टू 1 डालोगे तो पहला टर्म यहाँ पर 2 आ गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, तो n स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है उसका डबल किया 2, तो कॉमन डिफरेंस d भी वर्बल पता है, a भी वर्बल पता है, और n टर्म में इसमें डालने में कौन सा बड़ा कैलकुलेशन, यानी 2 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस है आल्सो 2। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो सकता है बशर्ते इफ यू नो द प्रॉपर्टी। तो वही बता रहे हैं, अगर फंडामेंटल क्लियर है तो वर्बल बनते हैं, बनी रहे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ 90% क्वेश्चन कैसे वर्बली बनते हैं, है ना। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये मैं आपको बता दिया था 8 होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का दो का पेयरिंग करें, -1 -1 -1 100 तक जाओगे तो 50 पेयर होगा, तो हर पेयर -1 माइनस निकालेगा तो -50 और प्लस 101, इसको लास्ट वाला कर लो तो प्लस का 51 विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर, है ना। समझ में आ गई होगी बात। आप 100 तक जाए, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, 100 तक जाओगे तो यहाँ पर 50 पेयर हो गए, हर पेयर का -1 प्लस -1 प्लस -1, है ना, -1 हुआ, देन प्लस अगेन -1 प्लस अगेन -1, ऐसे करते थे 50 टाइम्स हो जाएगा 100 तक जाओगे, तो ये -50 और प्लस ये आखिरी एक सेपरेट कर दिया 101 दैट इज प्लस 51। तो कांट यू डू इट वर्बली, साफ साफ दिख रहा है, पेयरिंग में करोगे तो -1 50 पेयर हो, तो 50 बार -1 जुड़ेगा, माइनस का 50 और प्लस का 101, तो 101 प्लस और माइनस का 50 प्लस का 51। कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो रहा है, सेकंडों में हो रहा है, विदाउट यूजिंग पेन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज दिस। अगर लीनियर है तो एपी का नहीं होगा, है ना, लीनियर है तो एपी का नहीं होगा। देन थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, तो 3 डालोगे तो S3 में आपका 15 और माइनस S2 में 14, तो 15 माइनस 14 1, दिस विल आंसर, है ना। ये सबको पता है, थर्ड टर्म इक्वल टू S3 और माइनस S2, तो ये तो सम ऑफ है Sn है इज इक्वल टू यहाँ पर Sn है, तो जैसे आप 3 डालोगे तो 15 और माइनस 2 डालोगे इनकी वैल्यू तो 14 इक्वल टू 1। ये तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता ही होगा आपका कि Tn इज ऑलवेज इक्वल टू
एस एन और माइनस एस एन माइनस वन, किसी भी सीक्वेंस के लिए होता है, चाहे एपी जीपी एचपी कोई भी सीक्वेंस हो, सबके लिए होता है बेसिक। तो पहले 3 टर्म में पहले 2 टर्म घटा दो, तो वहां पर थर्ड टर्म आ गया, है ना। तो यही S3 माइनस, तो 3 डालोगे तो पहले 3 टर्म का सम, 2 डालोगे तो पहले 2 टर्म का सम घटाया, तो तीसरा टर्म इटसेल्फ आ गया 1। फंडामेंटल बेसिक एकदम चीज, कितना आसान है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि द जीपी कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स, है ना। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी इज m and sum of the even terms of GP is n, then what is its common ratio। जब भी हम AP की बात करते हैं तो सबसे सिंपल AP 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 1। और जब GP बात करते हैं तो 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एक्सेट्रा ले लिए। तो पहले 4 टर्म ले लो में से इवेंट, क्योंकि 200 टर्म है इवेंट टर्म में, तो पहले 8 टर्म पहला तीसरा जोड़ लो और दूसरा चौथा जोड़ दो, है ना। जोड़ करके डिवाइड कर लो, डिवाइड करके mn आ जाएगा, आपका कॉमन रेशियो पता चल जाएगा किस में 2 मिलेगा। क्योंकि जब सीरीज रहे 1 2 2 स्क्वायर तो ये भी वर्बल हो जाएगा। तो पहला तीसरा करोगे तो 1 + 2 2 + 2 स्क्वायर यानी 4 1 5, और इधर करोगे तो 2 और 2 क्यूब 8 10, तो 10/5 2। तो यहाँ पर इस केस में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कैसे वर्बल किया आप समझिएगा, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 का पावर 4 डॉट सो ऑन, ठीक है। अब चूंकि ये 200 टर्म्स हैं, इवन टर्म लेना है, मान लो पहले हम 4 टर्म ले लेते हैं, पहले 4 टर्म में तो पहला +2 स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हुई, ये m है पहला, और तीसरा t1 + n। इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज m, तो पहला t1 और प्लस t3 का सम क्या हुआ, t1 + t3 का सम क्या हुआ 5, इनकी वैल्यू 5 आई, इक्वल टू 5। और फिर सम ऑफ इवेंट टर्म्स, टोटल में आधे आड होंगे आधे इवन होंगे, तो इवेंट टर्म का मतलब हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, तो इवेंट टर्म मतलब t2 + t4, है ना। तो t2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 क्यूब, ये आपका हो जाएगा t2 हो जाएगा t4, तो ये आपका हो जाएगा 10, यही n = 10। अब ये तो पता है जब जीपी लोगे इसका कॉमन रेशियो 2 है। अब देखो m/n करोगे तब 2 आएगा कि n/m करोगे, तो यहाँ पर m/n करोगे तो 1/2 आ रहा है, नहीं चलेगा। यहाँ पर n/m आ रहा है तो 2 चलेगा, 10 / 5 2 विल बी आंसर, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं है, क्या करना है, 200 टर्म तक नहीं जाना है। टू यहाँ पर इवन टर्म आर टर्म की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 200 के बजाय कोई सिंपल एग्जाम्पल लेकर के 4 ले लिया। 4 जब टर्म लोगे तो 2 इवन होंगे 2 आड होंगे, तो इवन का जोड़ लो, आड का जोड़ लो। 8 टर्म का जो सम आवे उसको m कर दिया, जिससे 5 आया। इवन टर्म का 2 और 4 का जो सम आया उन्हें n कर दिया। अब पता है जब जीपी ले लिया तो कॉमन रेशियो 2 है। अब चेक करो n/m पे 2 आएगा या m/n पे 2 आएगा, जिस पे 2 आवे दैट विल आंसर, तो n/m में 2 आया। तो ये मन में लिया और मन में कैलकुलेट कर लिया सिंपल से लेकर के, और चेक कर लिया, चेक करके वर्बल हो गया। आपको ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको क्या करोगे, लेट m and n बी द रूट्स ऑफ दिस, है ना, एंड p q r s आर द इंसर्टेड बिटवीन द m and n ऑफ एन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p q r। जो 2 नंबर में हम 4 अंदर इंसर्ट करें नंबर p q r s, जिससे कि AP बना रहे हैं, तो आपको ये 4 ज्योमेट्रिकल अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, जो इंसर्ट करोगे दोनों नंबर के बीच में mn के बीच में, तो उसका सम निकालना है। तो इधर से आपका सम ऑफ दो इंड वाला 16 हो जाएगा, इधर 16 और इधर 16, 16 16 32 32 लिख दें सर। देखिए यहाँ पर m n r विद द रूट, तो यहाँ पर m + n = 16 है -b/a, है ना। और इसी m और n के बीच में हम 4 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, उनका सम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, p q r और s, इन 4 का सम। ये पता है m + n = दिस + दिस = दिस + दिस, ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड। तो दिस + दिस 16 है, तो इन दोनों का सम मिला के 16 होगा, और इन दोनों का सम मिला करके 16 होगा, तो ये 16 और +16 32, दैट्स व्हाई वी हैव डन इट वर्बल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में अगर हमें 4 इंसर्ट कर रहे हैं, सारे मिला के भी बना रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन।
और आपको पता है सम ऑफ इक्विडिस्टेंस दिस प्लस दिस इक्वल टू प्रॉपर्टी पढ़ोगे, m प्लस n इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p प्लस s इक्वल टू हो जाएगा q प्लस r, ये बराबर होता है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये और ये, am I right? तो इस केस में जब ये 16 है तो ये भी, इन दोनों का सम 16 है, ये भी 16 16 16 32 वर्बल आ गया। कुल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है कि दो mn अगर दो इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट पता है, उसके बीच में 4 नंबर इंसर्ट करोगे तो उसी का डबल कर देना, 6 करोगे तो 3 गुना कर देना क्योंकि इक्विडिस्टेंट टर्म हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कितने इंसर्ट कर रहे हो, उतने पेयर का आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 6 करोगे तो 3 गुना, 8 करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी बी द एपी और के नॉट इक्वल टू 0 आपको चाहिए, के शुड नॉट बी इक्वल टू 0 विद रियल नंबर्स, है ना। यहाँ पर कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, के इज नॉट इक्वल टू 0 के बाद यहाँ पर आपको देखिएगा कि इस केस में हम लोग के आर इन एपी, जब ये एपी में है तो ये पता है प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर कोई टर्म एपी है तो हम एपी में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, एपी में रहते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एपी रहेंगे, सबट्रैक्ट करोगे माइनस ए से मल्टीप्लाई तब भी एपी में रहेंगे, के ऐड करोगे तब भी एपी में रहेंगे, और डिवाइड करो तब भी एपी में रहेंगे। तो ये एपी में है तो ये एपी की प्रॉपर्टी, कोई एपी ले लो और मल्टीप्लाई करो, कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो, सबट्रैक्ट करो, ऐड करो, ठीक है, सब में थ्रू आउट करो तो एपी में रहते हैं, इसलिए ऑल द थ्री विल बी करेक्ट। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो के है वो नॉन जीरो, यानी सबको तो अनडिफाइंड डिवाइड करो तो अनडिफाइंड कर देगा। ये दिस इज द मिसिंग वन, के इज नॉट इक्वल टू 0, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो मेक इट ए नोट हियर। तो जब एपी में है तो एपी में किसी भी कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करें एपी में, डिवाइड करें एपी में होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एपी के टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पहले मान लो तो भी एपी में रहेंगे, और फिर के जोड़ दिया तब भी एपी में रहेंगे, घटा दोगे तब भी एपी में रहेंगे, समय होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर सब एपी में रहते हैं। तो ऑल द थ्री statements are correct as per the properties of the AP. So let us move to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि let Sn be the sum of first n terms of an AP और S2n equal to this, then what is the common difference? अरे यहाँ पर nth टर्म Sn के पार में लेकर के और n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होता है, तो Sn की तो S2n है तो n2n की जगह पर n की जगह पर n/2 डालोगे तो Sn आ जाएगा, तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा, n/2 का होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर बाई 4, तो 14/4, तो उसका आधा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 7/2, और उसका डबल करोगे तो विद द कॉमन डिफरेंस। ये आपको पता है कि अभी मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इक्वल टू अगर इस पैटर्न में an स्क्वायर प्लस bn इस पैटर्न में है तो वो एपी के इन टर्म का सम होता है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है 2a, ट्वाइस दैट, तो d इक्वल टू होता है 2a, है ना, ये होता है। यही मैंने वर्बली कर लिया। यहाँ पर कैसे किया, ये S2n है तो यहाँ पर Sn इसको रिप्लेस कर देंगे n/2 से, तो यहाँ Sn हो जाएगा, इधर 3n/2, इधर हो जाएगा प्लस 14 और n/2 का होल स्क्वायर हुआ तो 14/4 हुआ, तो 7/2 हुआ, और 7/2 हुआ तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट को उसको डबल करो, 7/2 को डबल करोगे तो 7 आएगा, दैट्स व्हाई 7 इज आंसर। तो पहले हम लोग S2n की जगह पर हम Sn में कन्वर्ट कर दिया, तो जब Sn होता है तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल विद द कॉमन डिफरेंस, तो n की जहाँ n दिखा n/2 डाल दिया, तो यहाँ पर n/2 डाला तो Sn हो गया, n की जगह पर n/2 रिप्लेस कर दिया इसको, है ना, तो n/2 ये भी n/2 ये n/2, अब ये Sn हो गया, Sn में n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 7/2 आया, सिंप्लीफाई करके 7/2 का डबल 7, दैट विल बी आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो रहा है, पहले मैं कर रहा हूँ वर्बली, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने में तो पेन यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप भी ऐसे करो, वर्बल करो, पहले प्रैक्टिस करो, जैसे वर्बल करो औरों के पिछाड़ोगे समय बचाओगे, तभी तो आपको देखो ये आए हुए क्वेश्चन अब जो करा रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि 3rd, 8th एंड 13th टर्म ऑफ GPRPQR, ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे भैया ये 8वां में है, 8 से 5 आगे है, 5 पी से, तो 8 ये ज्योमेट्रिकल मीन होगा, तो ये P है, Q है, R है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू PR, तो Q स्क्वायर इक्वल टू PR, दिस विल आंसर। ये T3, T8 और T13, ये P और Q और R, तो ये क्या है, चूंकि 5 का डिफरेंस है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीन है,
ये 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है, ये 5 आगे 5 पीछे, तो मिडिल में है। तो किसी जीपी में जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, दोनों का ज्यामितिकल मीन होता है। तो ये पी क्यू आर जीपी में होंगे, है ना, तो इनका ज्यामिति क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, दैट्स व्हाई दिस आंसर। चेक कर लेना, एक ले लेते हैं 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर इन दोनों में बात करें तो ये ज्यामितिकल मीन हो गया, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, होना ही होना है। अगर हम और कोई ले लेते हैं, मान लो छोड़ करके ले लेते हैं थोड़ा, है ना, मान लो ये मिडिल टर्म लिया, इसके 2 टर्म इधर लिया ये वाला, और एक 2 टर्म इधर, है ना, 2 पीछे 2 आगे, या तीसरा टर्म है तो ये आपका T1 हो जाएगा और ये हो जाएगा T5, 2 आगे 2 पीछे, ये बीच में है, तो दिस विल बी द क्या होगा, ज्यामितिकल मीन ऑफ दिस टू, है ना। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर 1 इंटू 2 4, वही आ जा रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना। तो ये पता है कि जब भी हम यहाँ पर कोई जीपी में हम क्या कर रहे हैं, कोई ये टर्म ले रहे हैं 8वां, तो 8 के आगे जो 5 बढ़ाया 13 और 5 कम, तो इसका मतलब क्या है कि ये जीपी बनाएंगे और मिडिल वाला उसका ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर, क्योंकि जीपी बनाए। इक्वी डिस्टेंस टर्म होना चाहिए, है ना, कोई भी इक्वी डिस्टेंस जितना पीछे जा रहा है उतने आगे जा रहा है, इक्वी डिस्टेंस होगा तो आराम से जीपी, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कुछ इसमें है ही नहीं। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन। If p square q square r square are in GP, then which of the following is correct? अगर ये GP में है तो P का GP में, तो GP में होंगे, log n AP में होंगे, बिल्कुल सही बात। देखो ये प्रॉपर्टी पर होंगे, अगर ABC GP में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर, GP के टर्म का कोई भी पावर स्क्वायर क्यूब कोई भी पावर करोगे तो GP में रहते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर वाले GP हैं तो GP होंगे, इनका करोगे स्क्वायर को तो GP में होंगे, और GP के टर्म का लॉग लेते हैं तो AP में होते हैं, तो बोथ द प्रॉपर्टीज आर फुलफिल, फर्स्ट एंड सेकंड both A and B are correct. Which of the you select the correct answer using the code given below. तो both statements are correct. तो कि AP के टर्म का कोई भी पावर रेज करो, चाहे स्क्वायर करो क्यूब करो कोई भी पावर करो, AP में रहते हैं, और AP के टर्म का लॉग ले किसी भी मीनिंगफुल बेस पर तो GP के टर्म का लॉग ले किसी भी मीनिंगफुल बेस पर तो AP बन जाते हैं। तो GP वाले टर्म का लॉग AP और GP वाले टर्म का स्क्वायर करो क्यूब करो कोई भी पावर तो भी GP में रहते हैं। तो ये जीपी में, तो ये जीपी में, स्क्वायर रूट भी ले लो तो जीपी में, इनका स्क्वायर करोगे तो ये जीपी में होंगे तो स्क्वायर भी जीपी में हो, है ना, ये भी सही, और जीपी का लॉग लेते हैं तो एपी बन जाते हैं, प्रॉपर्टी होती है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, बस पढ़ना है और जवाब दे देना है बिना कुछ दिमाग लगाए। यहाँ पर देखिएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। इसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, है ना, इसमें वर्बर करने में दिक्कत आ जाएगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेन का थोड़ा सा यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, ए इक्वल टू 2 है, इक्वल टू ए ले लिया, याद रखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तो 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट, यानी छठे से लेकर के 10वें तक टर्म का सम, तो क्यों ना हम S10 माइनस S5 कर दें, नेक्स्ट 5 हो गया, इसमें 6 7 अप टू 10 तक चला है, तो पहले 10 टर्म में पहले 5 टर्म अगर घटा देते हो तो क्या बचेगा, छठा से लेकर 10 तक बचेगा, तो वही तो बात कर रहा है। तो पहले 5 टर्म का टर्म आगे वाले 5 टर्म के टर्म का सम, यानी छठा 7वां 8वां 9वां 10वां टर्म का सम का 1/4 है, तो 1/4 आप दिस लिख दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? S10 का मतलब पहले 10 टर्म में पहले 5 टर्म घटाओगे तो बाकी के 5 टर्म बचे, आगे वाले 5 टर्म में छठा से लेकर के 10 तक। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 4s और एक 5s, तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S10, इसको मल्टीप्लाई किया और इधर ऐड किया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमको पूछा जा रहा है S10, नहीं पूछा जा रहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10, S10 पूछा जा रहा है, तो S10 हम यहाँ पे वैल्यू निकाल करके फर्स्ट 5 टर्म का 5 गुना कर देंगे, लेकिन हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 5 इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, S5 मतलब 5/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2 ट्वाइस ए और प्लस 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस डी हम मान लेते हैं, ये तो निकालना है, और 10/2 n/2 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2 प्लस 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस डी। अब इससे सॉल्व करके डी निकलेगा तो काम हो जाएगा आपका, इस कंडीशन अप्लाई कर दो, डी कर देना, ए मालूम डी मालूम, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम आराम से निकल आएगा, निकाल लेते हैं हम। तो क्या करोगे
इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5/2, 5 और 5 कैंसिल हो गया। इसको अगर हम 2 से कट करें, ये 2 और 4 तो 2 बचेगा, तो ये 10 बचा, और प्लस ये आपका 2 बचा, ये आपका 4D में 2D बचा, 2 10 10D 10D। इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 आया, ये 4 में 2D हुआ, 2 कैंसिल कर दिया, तो 5 इंटू 2D 10D। इट इज इक्वल टू उधर हो जाएगा 4 + 9D, तो D इक्वल टू आया -6। अब पहले 5 टर्म का सम पूछा जा रहा है, तो S5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2 और प्लस 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस -6, कॉमन डिफरेंस -6, दैट विल द आंसर। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका माइनस का 24 और प्लस 4 माइनस का 20, S5 5/2, 2A + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, 5/2 इंटू, जरा चेक करते हैं, ये आपका आ गया 4, इधर आ गया माइनस का 24, प्लस का 4 माइनस का 24 माइनस का 20 हो जाएगा। इसमें से D की वैल्यू -5 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म? सॉरी, अभी 5 टर्म सम नहीं आ रहा, 10 टर्म सम पूछा जा रहा है, ठीक है, हम 5 टर्म सम निकालें, तभी आंसर नहीं मैच कर रहा था। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो देखते हैं, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2, 2 टाइम्स ऑफ 2 और प्लस 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस -6, तो ये आपका 5 इंटू ये आपका हो जाएगा कितना बोलो? 54, 54 और में 4 गया, माइनस का 50, तो -250 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। फाइंड द सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहा है ना, मैं 5 टर्म्स का निकाला था, तो S10 इक्वल टू n/2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म ये दिया ही हुआ है, और 10 - 1 n - 1 कॉमन डिफरेंस से सप्लाई किया तो -250 है। बस यहाँ पर देखिएगा कि इसका मीनिंग क्या है कि पहले 5 टर्म का सम आगे आने वाले 5 टर्म के सम का 1/4 है, तो मैंने S10 - S5 का लिया, तो S5 आ गया, तो अब इसमें पहला टर्म मालूम है, अप्लाई करके D आ गया, तो बस D डाल देना, S10 में निकाल देना। तो इसमें थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, if each term of GP is multiplied by some non-zero number then the resulting term will also be, बिल्कुल सही है, पहला सही है ना, each term of GP is divided by the same non-zero number then the resulting terms will also remain AP, वो दोनों सही है, फर्स्ट एंड टू बोथ आर करेक्ट। जीपी बता चुका हूँ प्रॉपर्टी में, जीपी में किसी भी टर्म से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जीपी के टर्म को, तो जीपी में रहते हैं, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ठीक है, तो जीपी में ही रहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो कोई जीपी में अगर हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीपी में रहते हैं, और डिवाइड भी करेंगे तो जीपी रहते हैं, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ना है और जवाब दे देना है। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इफ x² x -8 आर इन AP देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से अगर AP में तो ट्वाइस x इक्वल टू हो जाएगा x² - 8। अब इसमें से ट्वाइस x इक्वल टू x² - 8 में वर्बली चेक करेंगे, ऐसे ट्वाइस x इज इक्वल टू x² - 8। अब इसका सोल्यूशन है, तो जैसे अगर -2 डालते हैं -4, और यहाँ पर -4 मैच कर गया, 4 डालेंगे तो 8 और 16 - 8 अगेन 8 ये भी मैच कर गया, तो -2 - 8 ये भी मैच कर, तो दोनों है ना, दोनों ये चीज मैच कर गया। और -4 और 2 -4 डालेंगे तो -8, इधर 2 डालोगे तो आपका 4 आएगा, नहीं मैच करेगा, 2 डालोगे तो इधर 4 आ जाएगा, और इधर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, तो मैच नहीं करेगा डी वाला, जिस तरह नहीं, क्योंकि ए भी मैच किया तो सी में दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों दे दिया, बोथ ए एंड बी, तो -2 और -4 बोथ आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सॉल्व न करने के बजाय बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि अगर एपी में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर टू, तो इसका डबल इज इक्वल टू बाकी का 2 कर लिया। अब हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लिया, क्यों सारे करके समय बर्बाद करें, है ना, पहला किया मैच कर गया, दूसरा किया दोनों मैच किया, तीसरा तो वही उसी का पहला दूसरा ही है,
करना ही करना है, तो जब सी कर देंगे तो इसमें ए बी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है ना, और डी मैच नहीं कर रहा, डाल के देखो मैच नहीं कर रहा। तो दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन वर्बली। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टाइम, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 5, 3 का पावर 5 कितना 243। ये तो आप पढ़े हुए होगे है ना। जैसे अब बताते हैं कि T1 T2 T3 T4 T5, तो यहाँ पर मान लें ए ले लिया, ए आर ले लिया, ए आर स्क्वायर ले लिया, ए आर क्यूब ले लिया, ए आर का पावर 4 ले लिया है ना। तो थर्ड टर्म T3 का मतलब ए आर स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 3 गिवन है और पूछा जा रहा है सबका प्रोडक्ट, पहले 5 टर्म का सम करोगे तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर का पावर यहाँ पर 5 आ जाएगा, करके देख लेना। तो यह हो जाएगा 3 का पावर 5 का मतलब 243। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है ना। तो यहाँ पर मिडिल टर्म दिया है और कह रहा है पहले 5 टर्म के सम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का पावर 5 और यहाँ पर इक्वल सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का पावर 5 और आर का पावर 10 आ जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हो ए आर स्क्वायर 5, तभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट हो ही जाएगी, तभी ऐसा दिया है। तो थर्ड टर्म के टर्म में हम लोग ए आर स्क्वायर के टर्म में इसको कन्वर्ट किया तो ए आर स्क्वायर का पावर 5 हो गया, तो ए आर की वैल्यू डाला 3 का पावर 5 243 आंसर। तो कोई भी एपी का तीसरा टर्म, मान लो कोई 5 टर्म ले लिया सीरियली, तीसरा टर्म ये 3 दिया है तो सारे टर्म का पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो इसी का यूज हो रहा है, एंड थर्ड टर्म का पावर 5 हो रहा है 5 टर्म का, है ना। तो दैट्स व्हाई यू कैन डू इट वर्बली। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भाई क्या करोगे, लेट x बी द हार्मोनिक मीन, y बी द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द टू नंबर m and n। तो x इक्वल टू, जब हम हार्मोनिक मीन ट्वाइस mn डिवाइडेड बाई m प्लस n पढ़ा चुका हूँ है ना, और y द ज्योमेट्रिकल मीन, तो y इक्वल टू हो जाएगा √mn, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ट्वाइस द मीटर इक्वल टू सम ऑफ द टू, या m प्लस n बाई 2 हो जाएगा। और कह रहा है 5x इक्वल टू 4y देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप इसमें से mn में रिलेशन निकालना है, तो 5 टाइम्स ऑफ x का मतलब हो जाएगा ट्वाइस mn डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y का मतलब हो जाएगा √mn। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बजाय हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। तो जब गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो सबसे पहले ऑर्डर नहीं देखना कौन पहले डालना दूसरा, सबसे पहले सबसे सिंपल हमको लग रहा है ये वाला n इक्वल टू 2m, n इक्वल टू अगर 2m होगा तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऐसा है तो उसके लिए m और n में रिलेशन पूछ रहा है। तो n की जगह पर 2m डाला, तो n की जगह पर 2m डालोगे तो इधर आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m, तो यहाँ पर 20m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m, तो 20m डिवाइडेड बाई m आया, और इसमें भी n की जगह पर मैंने 2m डाला तो आपका हो जाएगा 4√2m हो जाएगा, n की जगह पर 4√2, तो 4√2 आ रहा है, इधर कुछ 20 बटे आ रहा है, उधर इरेशनल आ रहा है, इधर रेशनल आ रहा है, बराबर होगा ही नहीं चलेगा। अब इसके बाद ये तो नहीं मैच किया, इसके बाद सिंपल सा देखें तो हमको ये लग रहा है m की वैल्यू 4n डालें, जैसे m की वैल्यू 4n डालोगे तो यहाँ पर m की जगह पर 4n डालोगे तो 8n स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका 5n, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, और इधर डालोगे तो m की जगह पर 4n तो आपका 4n स्क्वायर मिलेगा, 4 इंटू 2 2 और ये गोइंग टू मैच, ये मैच कर रहा है। देखिए m की जगह पर 4n डाल के देखो ये मैच कर रहा है, जबकि ये करोगे तो नहीं मैच कर रहा है बस। तो जो कह रहा है अगर दो नंबर होते हैं mn, अगर वो जीपी में होंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन y ज्योमेट्रिकल मीन, एपी में होंगे तो m प्लस n बाई 2 होता है, एचपी में होते हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट डिवाइडेड सम ऑफ द टू, ये तो पता ही होगा है ना। तो ये जब पता एक्स वाई दिया है हम उसमें 5x इक्वल टू 4y में डाल दिया 5 4y। अब ये सॉल्व करने के बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे समय प्रॉब्लम का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन। सबसे पहले सिंपल ये चेक किया, गलत निकल गया, फिर उसके बाद ये सिंपल लिया, मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हो गया काम। IQ अप्लाई करना है अपना समय बचाने के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और करेक्ट। अगर ये जीपी में होते हैं तो लॉग में लेने पर एपी होते हैं, और लॉग में जब एपी में कोई नंबर जोड़ोगे तो वो एपी में रहेंगे, एचपी में तो नहीं रहेंगे, एचपी में तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट। कह रहा है कि अगर कोई पता है प्रॉपर्टी की जीपी के टर्म का लॉग लेने पर एपी बन जाते हैं, तो यहाँ पर और मल्टीप्लाई करिए, मान लो जीपी में 3 3 से मल्टीप्लाई करिए, जीपी में ही रहेंगे, और लॉग ले लोगे तो भी एपी में रहेंगे, ये तो अच्छी बात है, फुलफिल होती है।
अब यही में मतलब यहाँ पर जीपी में ला लिया एपी, एपी के टर्म में अगर हम एक्स वाई जेड जोड़ दोगे तो एपी के टर्म में कांस्टेंट वैल्यू जोड़ोगे तो एपी ही रहता है, ना कि जीपी और एचपी। तो एचपी में तो होने सवाल नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज द ओनली करेक्ट आंसर एज पर प्रॉपर्टीज का आंसर। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई पी इक्वल टू दिस, यहाँ पर एन डिजिट का कोई नंबर है, 1 बार एन बार लिखा हुआ है, एन डिजिट है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p² + 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सिंपल पहले n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 लेंगे तो 1 डिजिट लेंगे, 1 आएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। n की वैल्यू मैंने 1 डाला तो p की वैल्यू 1 आई, तो p की वैल्यू 1 डाला तो इसमें क्या है 9 1 स्क्वायर 1 + 1 10 आया। अब देखो 10 किस में आया, p की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 आ रही जब n की वैल्यू 1 लिया, तो n की वैल्यू 1 डाला तो p की वैल्यू 1 है तो 1, तो दिस इज गोइंग टू मैच आंसर। ये मैच कर रहा है, अभी मैच कर रहा है। इसमें डालोगे तो ये नहीं मैच करेगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 आ रहा है, इसमें आपका हो जाएगा 10 में 9 आ रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये आपका 11 ये भी नहीं मैच कर, हो गया काम खत्म। यहाँ पर n इक्वल टू जब 1 डिजिट लिया, n इक्वल टू 1 डिजिट लिया तो p इक्वल टू क्या मिला 1। अगर n इक्वल टू लेट मी टेक n इक्वल टू 2 देन p वुड हैव बीन टेकन 1 1, तब हम ये डाल के चेक करते तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें, करोगे तो वही आ जाएगा। तो जैसे हम n की वैल्यू यहाँ पर यहाँ 1 लिया, 1 डिजिट लिया तो p की वैल्यू भी 1 डिजिट हो गई। अब n p पता है तो इसमें डाला तो ये तो 10 दे रहा है, 1 इंटू 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 10 दे रहा है। अब देखोगे यही वैल्यू हम किस में डालने पे 10, इसमें 10 मिल रहा है, इसमें तो 20 मिल रहा है, इसमें तो 9 मिल रहा है, इसमें तो 11 मिल रहा है। और चाहो तो दूसरा भी चेक कर, तो n की वैल्यू 2 तो 11 के स्क्वायर, 9 इंटू 11 स्क्वायर तो 9 इंटू 11 स्क्वायर और प्लस 11, ये करोगे ठीक है, जो जो वैल्यू आई वो वैल्यू इसमें डालोगे तो इसके बराबर होगी, चेक करके देख लेना। यहाँ n की वैल्यू 2 डाला तो 100 इंटू 11 1100, इसकी भी वैल्यू 1100 आएगी। तो 1 से ही काम हो गया, यूनिक मिल गया तो काहे 2 में डालेंगे, अगर 2 आंसर मिलता तो 2 भी डालते। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है इफ 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन HP, तो इनका रेसिप्रोकल क्या करेंगे तो AP में होंगे, है ना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABC आर इन AP, देन a² b² दिस स्क्वायर इन GP, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कर। अब देखिए अगर हम ABC AP में ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 ये ले लिया, 4 5 6 ऐसे करके हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको A ले लेते हैं, A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं, AP में है ना। अब जरा हम B + C करते हैं, ठीक है, तो B + C करते हैं, B + C और C + A और A + B। तो B + C करोगे तो 5, B + C कामा C + A आया 4 और A + B आया, A + B आया 3, ये भी AP में हो गए, ये भी AP में हो गए। तो इनका रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी AP में रहेंगे। तो भाई ये तो सही लग रहा है, ABC मैंने AP में ले लिया, तो अब हमको ये देखो HP में आ रहे हैं क्या, तो A + B B + C C + A यही दिया, B + C C + A ये निकाला। तो जब ये लिया AP में तो यहाँ B + C 5 और यहाँ पर C + A 4 हुआ, A + B 3 हुआ, तो देखो AP में हम लोग, है ना। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 था, यहाँ कॉम्बिनेशन -1 है, लेकिन है तो AP में। तो AP में अगर जब AP में दिख रहा है AP में तो इनका रेसिप्रोकल HP में होगा, तो वही अगर ये HP में है तो AP में, क्योंकि AP में है तो ऐसा HP में आ रहा है ना। तो अब यह आगे की बात है, तो जब हम B + C + A कर रहे हैं तो ये तो AP में आ रहे हैं, तो AP का स्क्वायर करने पे AP नहीं होता है, GP का स्क्वायर करने पे GP रहता है, तो दिस विल बी रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, ABC AP में ले लिया, उनका B + C C + लिया, देखा AP में है, AP में है तो अच्छी बात है, उनका रेसिप्रोकल HP में होता है, और AP का स्क्वायर तो GP होता नहीं, है ना। AP के टर्म का स्क्वायर करोगे ना AP होगा ना GP होगा, याद रखिएगा GP का स्क्वायर GP होता है। तो ओनली फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट कह रहा है PQ and 3 with respect to the first, second and fifth term of an AP, D is the common difference, then the product PQ is minimum, then which of the following value of D is correct, है ना, which of the following value of D is there। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका T1 पहला टर्म, T थर्ड और T5, ये P है, ये Q है और ये 3 है। अब चूंकि PQ दिस आर रिस्पेक्टिव द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ AP, तो AP का कॉमन डिफरेंस D ले लें, तो यहाँ पर ये 2 टर्म पीछे है, तो यहाँ पर 3 - 2D हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 -
4d हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये फिफ्थ टर्म 3 है तो इसका तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस d होगा, तो 2 टर्म पीछे होगा तो 2d घटेगा, ये 4 टर्म पीछे तो 4d घटेगा, इधर जाओगे तो ऐड हो जाएगा, 2d ऐड होगा, 2d ऐड होगा तो 4d ऐड हो जाएगा उसमें। इसमें अगर ये कुछ टर्म लोगे तो इसमें 2d जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, 4d जोड़िए हो जाएगा, तो उधर जाओगे तो ऐड होगा, इधर जाओगे घटाओगे, तो फिफ्थ टर्म ये है और एपी का कॉमन डिफरेंस d है, तो थर्ड टर्म जो हो जाएगा, फोर्थ टर्म का निकालते तो 3 माइनस डी होता, ये 3 माइनस 2d, ये 3 माइनस यहाँ पर 4d हो जाएगा, 4 टर्म पीछे। अब ये p है, ये q है, अब इसका प्रोडक्ट मिनिमम अब इसका प्रोडक्ट मिनिमम करना है, तो पी क्यू का प्रोडक्ट करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8d स्क्वायर, और इधर आपका माइनस का 12d, और उधर हो जाएगा माइनस का 6d, 18d, माइनस का 18d। अब इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना कर सकते हैं, या मिनिमम मैक्सिमम आकर है माइनस बी बाई 2a पे कर सकते हैं, या डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं, जो आपको इजी रहे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16d माइनस 9 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 18/16, 18/16 9/8, 9/8 कहीं है, यस दिस इज द आंसर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे है ना, तो यहाँ पर 16d माइनस 18 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू आपका 18/16 यानी 9/8, 9/8। या तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा जो माइनस बी बाई 2a पे होता है, तो माइनस माइनस का मतलब यहाँ पर माइनस माइनस का मतलब 18/2 टाइम्स ऑफ 8, ऐसे भी कर सकते हो वर्बल। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वर्टेक्स जो निकाला जाता है, यहाँ पे मिनिमम देता है, तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ देता है, माइनस बी बाई 2a पर, डी के फॉर्म में है तो डी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, इसको कंपेयर करेंगे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, या परफेक्ट स्क्वायर बना के भी किया जाता है, तो क्यों टाइम बर्बाद करोगे, डिफरेंशिएशन सबसे आसान रहेगा, और ये भी बहुत आसान है, माइनस बी बाई 2a भी वर्बल है, दोनों वर्बल है, जो आपको पसंद लगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको पेन का यूज करना पड़ सकता है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, let sk denote the sum of first k terms of an AP, then what is the value of this। तो पहले k टर्म, तो S3 तक गया 30 20 है, तो आप 1 2 3 ले लो, तो पहले 3 टर्म का सम कितना हो गया, 1 + 2 + 3 6 हुआ, डिवाइडेड बाय पहले 2 टर्म का ले लो, 20 की जगह पर हम 2 ले लिया, तो 1 + 2 क्या हुआ, 1 + 2 3, और मैं पहला टर्म घटा दोगे तो 3 में आपका 1 गया तो 2 बचेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, दिस विल बी द आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाओ, है ना। अब मैं 30 तक है तो तीन टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ S3 एक तरीके से हो गया, हम क्या करते हैं S3 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1 करने जा रहे हैं सबको, यानी 30 के बजाय 3 जा रहे हैं, 20 यहाँ पे 2 जा रहे हैं, वही रेशियो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 3 टर्म का सम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, पहले 3 टर्म का सम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि 6 आ रहा है, डिवाइडेड पहले 2 टर्म का 3 और -1, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 3, दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर यही मैंने कर दिया। क्यों हम 30 टर्म तक जाएं, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 का मल्टीपल चाहे 3 टर्म लो, चाहे 6 टर्म लो, चाहे 9 टर्म लो, चाहे 30 टर्म लो, अगर 30 लोगे तो इधर 20 टर्म और 10 टर्म, तो बढ़िया रहेगा 3 टर्म ले लिया, इधर 2 टर्म ले लिया और 1 टर्म ले लिया, यानी उसका 10वां हिस्सा, है ना। पहले हर 3 में 3 में यही रेशियो रहेगा, तो सिंपल सा ले लिया, पहले 3 टर्म का सम जोड़ दिया 6, और पहले 2 टर्म का 3 सम 3, और मैं पहला टर्म घटा दिया 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 विल बी आंसर। तो रेशियो के केस में सेम ही रहेगा, तो आपको क्या होगा, लंबा प्रोसीजर से आप बच गए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करोगे, कह रहा जी द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीन देखो यहाँ क्या होगा कि मिडिल टर्म का, अगर कोई 8 टर्म है तो मिडिल टर्म इटसेल्फ विल बी द ज्योमेट्रिकल मीन, अगर मिडिल में 2 टर्म है तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन दोनों के बीच में होगा। तो देखते हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो मिडिल में 2 टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिडिल में 1 2 3 4 5, पाँचवा और छठे का बीच में होगा, तो ज्योमेट्रिकल मीन 32 और 64 के बीच में होगा। अगर मान लो मिडिल में कई टर्म होता, मान लो नहीं होता 9 टर्म होते, तो ये 32 would have been the middle term, that would have been the geometrical mean of all the 9,
तो याद रखिएगा किसी भी जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं या एपी भी ले लो, तो बीच में अगर सिंगल ऑड टर्म होने पर एक ही मिडिल में होगा, तो मिडिल टर्म वो जीपी में होंगे तो ज्योमेट्रिकल में होगा, एपी में होगा, अर्थमेटिक में होता ही होता है ना। तो यहाँ इवन टर्म दे दिया, तो दोनों के बीच में एपी में होता, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करते, जीपी में है तो इनका अंडर रूट दिस इंटू दिस, तो अंडर रूट 32 64 का, तो 64 32 के बीच में आएगा, है ना, इनके बीच में आएगा। तो मिडिल में जब भी दो टर्म है तो ज्योमेट्रिकल मीन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, और अर्थमेटिक मीन भी दोनों के बीच में होता है। तो दिस आंसर तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान आसान क्वेश्चन वर्बली बन रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैलकुलेशन में। हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, फिर पता है दो नंबर का हार्मोनिक ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना। तो 48 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 60 प्लस एक्स, तो हम इज इक्वल टू 48, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 60 और प्लस एक्स डिवाइडेड इज इक्वल टू 48 होना चाहिए। ये पता अगर ए बी सी यहाँ पर एचपी में होते हैं, एचपी में होते हैं तो सबको पता है बी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, है ना। या कोई दो नंबर ले लेते हैं एक्स वाई, तो ट्वाइस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो एक तो दिया है आपका 48 दिया है ना इस, तो एक तो दिया है यहाँ पर 60, तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर देखिए कि 40 ले लेते हो तो 24 इंटू 2 48 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो दिस द ओनली ऑप्शन, आइदर यू सॉल्व इट और यू कैन गो थ्रू ऑप्शन। ये मालूम ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड सम ऑफ द टू नंबर इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर। दो नंबर ए बी का हार्मोनिक मीन क्या बता चुके, ए बी का अगर दो भी हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, दो नंबर, है ना। अगर ए सी का हार्मोनिक मीन अगर मान लो बी है तो बी इक्वल टू हो जाएगा, तो पता ही है ये करके। तो यहाँ पर एक नंबर 60 है, दूसरा मान लेते हैं एक्स है ना, मान लेते हैं क्या गिवन है 60 और एक्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम का 2 टाइम्स इज इक्वल टू गिवन एज 48। आइदर यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व इट, या तो वर्बल देखोगे इधर जैसे 40 जोड़ोगे तो 100 हो गया, और इधर क्या हो गया यहाँ पर 2400 इंटू 2 4800 डिवाइडेड बाय 100 और 48 को लिख दिया सर, तो दिस वन इज मैचिंग। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो कितना क्वेश्चन कैसे वर्बली बन रहे हैं 90%, है ना। तो इसी टाइप का और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहेगा। तो अगले वीडियो में आपको हम फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए पीवाई के साथ, नया चैप्टर नया पीवाई क्यू, ठीक है। और ऐसे एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करिए, करते रहिएगा, समय बचाइएगा, देखिए औरों को कितना पिछाड़ पाओगे और आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप कितना कम समय में कितना ज़्यादा, अब 90 क्वेश्चन वर्बली बनाना समझ सकते हो, कितना मज़ा आता है, कितना खुशी होती है ना औरों को बताने में। तो हमारे साथ इससे प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।